हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीबीएसई वॉरियर। आज हम करेंगे जो हमारा संधि टॉपिक चल रहा है उसका लास्ट पार्ट, विसर्ग संधि। जो मैंने आपको बताए थे कि संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, जिसमें हमने की थी स्वर संधि हमारी हो गई कंप्लीट। स्वर संधि और व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। आज हम करेंगे विसर्ग संधि। कौन सी करेंगे? विसर्ग संधि। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, क्योंकि हर चीज को जब तक हम अच्छे से समझेंगे नहीं, चाहे फिर वो कितनी ही इजी क्यों ना हो, हमें समझ नहीं आएगी। इसीलिए कहती हूँ सिर्फ और सिर्फ समझने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है। पहले हमने की थी स्वर संधि, जिसमें क्या हुआ था, स्वर का स्वर से मेल हुआ था। स्वर का मेल किससे हुआ था? स्वर से। उसके बाद हमने की थी व्यंजन। व्यंजन में जो व्यंजन का मेल है, स्वर से भी हुआ था और व्यंजन से भी हुआ था। ठीक है, इन दोनों से ही क्या है, व्यंजन का मेल हुआ था। आज हम करेंगे विसर्ग संधि। क्या करेंगे? विसर्ग संधि। देखिए, इसमें क्या हुआ था, व्यंजन में हमने किया था स्वर और व्यंजन का, फिर चाहे व्यंजन और स्वर हो या दोनों ही व्यंजन हो, तो वहां कौन सी संधि होती है? वहां होती है व्यंजन संधि। अब बात आती है विसर्ग संधि। क्या होती है विसर्ग संधि? आज हम उसी पे ही डिस्कस करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, चाहे संधि स्वर संधि हो या व्यंजन संधि हो या विसर्ग संधि हो, लेकिन वर्णों का जब योग करे तो उनमें विकार जरूर होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये कि वर्णों का योग हो रहा है, वर्णों का योग हो रहा है तो उनमें क्या होना चाहिए? विकार जरूर होना चाहिए, तभी ही संधि होगी। आपको ध्यान हो तो हमने स्टार्टिंग में जब संधि स्टार्ट की थी तब मैंने आपको बताया था कि जो वर्णों का योग होता है वो कितने प्रकार से होता है? वो होता है 6 प्रकार से, जिसमें हमने 4 प्रकार से कर लिया है। आज हम करेंगे जो 2 प्रकार रह गए हैं, जिसमें आती है विसर्ग संधि। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये है विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि में किस किस का होता है मेल? इसमें हम करेंगे विसर्ग संधि में, एक तो इसमें होगा विसर्ग का, किससे होगा? विसर्ग योग स्वर, और फिर होगा विसर्ग का योग व्यंजन से। विसर्ग का योग किससे होगा? व्यंजन से। यहां तक समझ आ गया? हमने क्या किया, जो स्टार्टिंग में जब स्वर संधि मैंने आपको बताई थी, तो उसमें हमने स्वर का मेल स्वर से जब होता है तो वहां कौन सी संधि होती है? स्वर संधि होती है। उसके बाद व्यंजन संधि की ये पहचान थी कि जब व्यंजन संधि का, किसी व्यंजन का स्वर से या स्वर का व्यंजन से या फिर व्यंजन का ही व्यंजन से जब मेल होता है तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। अब बात करते हैं विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि, अब देखिए, आपको भी पता है हिंदी में स्वर कितने होते हैं? हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। कितने होते हैं? 33। इन सभी का ही क्या है? विसर्ग से योग होगा, तो क्या होगा? विसर्ग संधि होगी। ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं, विसर्ग योग 44 वर्णों का। विसर्ग के साथ हमें किसका योग करना है? 44 वर्णों का योग करना है। ठीक है, ये बात तो आ गई। अब ये जो 44 है, ये आप सोचोगे ये 44 कैसे हो गए? तो मैंने आपको बताया था कि विसर्ग का स्वर से भी योग होगा और इसका व्यंजन से भी योग होगा। तो स्वर कितने हैं? 11, व्यंजन है 33। अगर इनको जोड़ें तो कितने बनते हैं? 44 वर्ण बनते हैं। इन सभी का हम योग है जो है विसर्ग से करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो ये विसर्ग है, ये एक अयोगवाह वर्ण है। क्या है? अयोगवाह वर्ण है। जैसे मतलब कि कहने का मतलब मेरा ये है
कि वे वर्ण जो व्यंजनों के साथ जुड़कर वह नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ जुड़ते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ स्वर के साथ जुड़ते हैं। किसके साथ जुड़ते हैं, स्वर के साथ जुड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, सिर्फ समझना ही है, रटने की जरूरत नहीं है। और इससे रिलेटेड मैंने आपको शुरू से ही कहा था कि कोई भी टॉपिक करवाती हूँ तो उससे रिलेटेड जितने ज्यादा हो सके आप एग्जाम्पल कीजिए, तभी आपका जो चीज मैं करवा रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ आएगी और माइंड में आपके अच्छे से स्टे हो जाएगी, वो स्लिप नहीं होगी, चाहे कितना ही आप कर लो। प्रैक्टिस जरूरी है। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं। ये देखिए, एक चीज मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट बताती हूँ जो आपने कहीं पढ़ी भी नहीं होगी, इंपॉर्टेंट है ये, कि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले हमेशा ही स्वर होता है। क्या होता है, स्वर होता है, व्यंजन नहीं होता। व्यंजन नहीं होता। मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां भी विसर्ग होगा, जैसे ये विसर्ग का योग हो रहा है, ठीक है, विसर्ग के बाद तो वर्ण भी हो सकते हैं और स्वर भी हो सकते हैं, लेकिन इस जगह पे विसर्ग से पहले हमेशा ही क्या होगा, स्वर होगा। क्या होगा, स्वर होगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाली, कि विसर्ग से पहले हमेशा ही स्वर आएगा, व्यंजन नहीं आएगा। और इसके बाद क्या है, स्वर भी हो सकते हैं और व्यंजन भी हो सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब मैं लिख रही हूं जैसे कि हम किसके साथ इसका योग करेंगे। अब स्वर कितने हैं, 11 स्वर हैं, 11 स्वर हैं, इनके साथ हमें किसका योग करना है, 44 वर्णों का। अब 44 में देखिए कौन कौन से होंगे, एक दो, 44 को हम दो भागों में बांटेंगे। एक तो होंगे इसमें अघोष। कौन से होंगे, अघोष। अघोष कौन से होते हैं, जिनमें कंपन नहीं होता बोलते समय। और ये आपको भी पता है इनकी संख्या कितनी होती है, 13 होती है। कितनी होती है, 13 होती है। और ये कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का, जो कै ख ग वाले वर्ग हैं अपने, कै से लेके पै तक 5 वर्ग हैं, उसमें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, उसके अलावा श, से, ये तीनों, ये जो हैं टोटल कितने हैं, 13 हैं। कितने हैं, 13। देखिए, दो तो हो गए स्टार्टिंग वाले 5 वर्ग के, 10 तो ये हो गए और 3 ये हो गए, तो कितने हो गए, 13। ए घोष के साथ जब स्वर का योग होगा, उसके बाद होगा स घोष से, स घोष। ये कौन से होते हैं, ये वो होते हैं जिन्हें हम बोलते समय कंपन होता है। इनकी संख्या कितनी है, 31 है। कितनी है, 31 है। जोड़िए अब इनको, 31 और 13 कितने हुए, 44 हो गए। और आपको पता है स घोष वर्ण कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, सॉरी, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। तीसरा, चौथा और पांचवा कितने हो गए, ये प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ग हैं और एक वर्ग के 3 आ रहे हैं इसके अंदर, तो 15 तो कितने हो गए, ये हो गए 15 हो गए ये। उसके बाद यह, रे, ले और वह, और एक है, ये हो गए 5। ये हो गए, कितने हो गए ये, 5। उसके बाद सभी स्वर, सभी स्वर, स्वर कितने होते हैं, 11। अब इनका टोटल कीजिए, 15 और 5 20 और 10 11 31। 31 वर्ण जो होते हैं सघोष होते हैं और 13 क्या होते हैं, अघोष होते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब हम करेंगे, हमारा जो पहला नियम है वो क्या कहता है। पहला नियम है इसका जो, ये कहता है कि कोई भी स्वर है, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर, ठीक है, कोई भी स्वर है विसर्ग से पहले, और विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद च,
छ और श, ये कौन से हैं? ये जो वर्ण हैं ये हैं तालव्य, तालव्य, तालव्य हैं, तालव्य अघोष वर्ण। ठीक है। अब ये नियम कहता है कि कोई भी स्वर है विसर्ग से पहले और उसके बाद च छ श में से कोई भी है, तो ये जो विसर्ग है ये किस में बदल जाएगा? ये श में। किस में बदल जाएगा? श में बदल जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये चीज, ध्यान दीजिएगा। ये तालव्य षकार में आदेश हो जाएगा, इसमें श में आदेश हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लिख रही हूं मैं, जैसे मैंने लिखा निशुल्क, निशुल्क। हम जो नॉर्मली लिखते हैं ना, हम वो विच्छेद लिखते हैं इसका। हम क्या लिखते हैं? हम निशुल्क को यूं ही लिखते हैं। ये क्या है? इसका विच्छेद है। ये क्या है? इसका विच्छेद है। निशुल्क ऐसे होता है। अब इसका विच्छेद करेंगे तब इसका ये रूप बनेगा। तो हम इसका विच्छेद करें तो क्या बनता है? नि विसर्ग शुल्क। ये हो गया। हमें क्या चाहिए? पहले का आपको भी पता है, यहां उसने क्या कहा है? कोई भी स्वर है। हम नए में से स्वर निकालें तो क्या आ जाएगा? नया आधा आ जाएगा। लघु ई के साथ किसका योग हो रहा है? यहाँ पे ये इसने शुल्क लिखा है। ठीक है, ये आ गया। इन्होंने कहा है कि च छ श में से कोई भी है तो वो जो विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा? वो श में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? श में बदल जाएगा। अब हम वापिस इसे लिखे तो क्या बनेगा? देखिए, न में स्वर जोड़ा, नी, श आधा और शुल्क। ये आ गया हमारे पास वही शब्द जो हमने लिया था, वही शब्द हमारे पास आ गया है। जैसे एक चीज और मैं बता दूं कि आपको विसर्ग संधि की, कई बार ये होता है कि हम एग्जाम के दिनों में या कई बार ऐसा भी आ जाता है शब्द जो हमारा क्लियर नहीं होता, तो मैं इसकी आपको मेन एक पहचान बताती हूँ क्या होती है। विसर्ग संधि में, विसर्ग संधि में श, श और स, ये तीनों क्या होंगे? स्वर रहित होंगे। क्या होंगे? स्वर रहित होंगे। जिस भी शब्द में ये स्वर रहित हो तो वहां क्या होगी? विसर्ग संधि होगी। जब अ घोष का, इनके साथ जब अ घोष का योग होगा तो वहां पर कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। अब देखिए, इसी नियम से रिलेटेड मैं एक और एग्जांपल लिख रही हूं। मैंने लिखा अंतश्चक्षु, चक्षु, ये हमारा शब्द है। ठीक है, अब हमें इसका विच्छेद करना है तो कैसे होगा? अंतः योग चक्षु। ठीक है, अब देखिए, विसर्ग के स्थान पे च का योग हो रहा है। यहाँ पे हमारे नियम के अनुसार विसर्ग के साथ च छ श में से कोई भी है तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा श में। किस में बदल जाएगा? श में। तो क्या बन गया? अंतश्चक्षु। यहां तक समझ आ गया आपको? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट नियम पे। नेक्स्ट नियम हमारा क्या कहता है? ये कहता है कि 11 स्वर, 11 स्वर हैं। ठीक है, वहां भी 11, कोई भी स्वर लेना था। 11 स्वर के साथ ट ठ श, ट ठ और श, इनका योग हो, इनका योग हो। ये कौन से हैं? ये हैं मूर्धन्य। कौन से हैं? मूर्धन्य, मूर्धन्य वर्ण है ये। अगर इनका योग हो रहा है तो ये जो विसर्ग है,
ये जो विसर्ग है ये किस में बदल जाएगा? ये श में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? श में बदल जाएगा। ध्यान दीजिए, नियम कह रहा है कि यहाँ पर विसर्ग से पहले ये 11 स्वर हैं, चाहे 11 में से कोई भी स्वर है, ठीक है। अगर इसके साथ ट ठ श का योग हो रहा है जो मूर्धन्य अघोष वर्ण है, तो ये जो विसर्ग है ये श षटकोण में बदल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिखा धनुष टंकार। क्या लिखा मैंने? धनुष टंकार, ठीक है, ये लिख दिया। अब हमें इसका क्या करना है? विच्छेद करना है। तो इसमें देखिए, धनु योग टंकार, धनु योग टंकार। हमें क्या चाहिए? पहले का अंतिम और दूसरे का पहला। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ध न, और इसमें से अपने स्वर निकाल दें, ठीक है। स्वर हमने निकाल दिया, यहां आ गया टंकार। अब देखिए किसका योग हो रहा है इसके साथ? कोई भी 11 में से स्वर है, 11 में से कोई भी स्वर है, अगर उसके साथ ट ठ श में से कोई भी वर्ण है, तो ये जो विसर्ग है ये किस में बदल जाएगा? ये श में बदल जाएगा। अब हम इसे लिखें, जोड़ें तो क्या बनता है? न में विसर्ग लग गया तो क्या बन गया? धनु, ठीक है, स्वर लग गया। अब ये विसर्ग की जगह हमें क्या लगाना है? श लगाना है। स्वर नहीं है, आधा आएगा, उसके बाद हम लिख देंगे टंकार। बन गया धनुष टंकार। यहां तक समझ आ गया आपको? जैसे एक और लिखते हैं, अपने जैसे नियम लेते हैं, इसका एग्जाम्पल और लेते हैं। चतुष्षष्ठी, चतुष्षष्ठी, षष्ठी। अब हम इसका विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? चतु, चतु है योग षष्ठी। अब यहाँ पे देखिए किसके साथ हो रहा है? श के साथ योग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? विसर्ग की जगह श षटकोण आधा आ जाएगा, स्वर रहित, चतुष्षष्ठी। ये आ गया, यहां तक समझ आ गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट नियम पे। नेक्स्ट नियम क्या कहता है हमारा? ये कहता है कि कोई भी स्वर है, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर है, 11 स्वर हैं, उनमें से कोई भी स्वर है, ठीक है, इनका योग त, थ और स, त थ स के साथ हो रहा है, के साथ हो रहा है। आपको पता है ये कौन से वर्ण हैं? ये हैं दंत्य अघोष वर्ण, दंत्य अघोष वर्ण। तो अगर इनके साथ योग हो रहा है तो ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग है, ये किस में बदल जाएगा? ये स में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? स में बदल जाएगा, दंत्यस्कार में बदल जाएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा नमस्ते, नमस्ते, ठीक है, ये है। हम अगर इसका संधि विच्छेद करें तो क्या बनता है? नमः योग ते, ठीक है, क्या बन गया? नमः योग ते। अब देखिए इसका किससे योग हो रहा है? इसका किससे योग हो रहा है? तय से हो रहा है, विसर्ग का। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? दंत्यस्कार स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दंत्यस्कार स आ जाएगा। तो अब हम इसको जोड़ें तो क्या बनेगा? नम का नम आ गया, स आधा आएगा क्योंकि स्वर नहीं है, नमस्ते, बन गया। यहां तक बात आ गई आपको समझ? जैसे
एक और लेते हैं, जैसे मैंने लिखा वनस्थली, वनस्थली, ठीक है, ये है। अब हम इसका संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा, वनः योग थली। ठीक वैसे ही विसर्ग की जगह स दंतेस्कार आ जाएगा और थली लिख देंगे। इसकी जगह क्या आ जाएगा, स दंतेस्कार आ जाएगा। तो इसका बन गया वनस्थली। यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब चलते हैं आगे हमारे नियम पे। नेक्स्ट नियम हमारा क्या कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला नियम, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। ये नियम हमारा कहता है कि ए या आ के अलावा, ध्यान दीजिए क्या कह रही हूं मैं, ए या आ स्वर के अलावा, ए या आ के अलावा कोई भी स्वर हो विसर्ग से पहले, के अलावा स्वर, तो ए और 11 स्वर हैं, इनमें से ये दो निकाल देंगे, पीछे कितने बच गए, 9 स्वर। कितने बच गए, 9 स्वर के साथ विसर्ग है और इसके साथ किसका योग हो रहा है, कै, ख, पै और फै, पै और फै। ये कौन से हैं, ये हैं कंठ्य और ओष्ठ्य। कंठ्य और ओष्ठ्य वर्ण के साथ जब इनका योग होगा तो ये जो विसर्ग है, ये जो विसर्ग है ये किस में बदल जाएगा, ये मूर्धन्य शकार में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य शकार में बदल जाएगा। ध्यान से देखें, नियम कह रहा है कि ए और आ के अलावा कोई स्वर होना चाहिए। ए और आ के अलावा कोई स्वर है और उसके साथ कै, ख, पै, फै का योग हो रहा है, तो वो किसमें, विसर्ग जो है वो किसमें बदल जाएगा, वो शकार में, मूर्धन्य शकार में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, मूर्धन्य शकार में बदल जाएगा। जैसे मैंने लिया यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने आविष्कार, आविष्कार। अब अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होता है, आविह योग कार, यही है। अब ध्यान दीजिए, हमें क्या चाहिए, पहले का अंतिम और दूसरे का पहला चाहिए। अब देखिए हम ये करें अलग, आ अलग कर दिया, वह में से स्वर निकालेंगे तो वह आ क्या आ जाएगा, आधा आ जाएगा। उसके बाद लघु ई, इसके साथ विसर्ग है। फिर यहां पर कै में से भी स्वर निकाल दिया हमने, आ और रे। हमारा नियम क्या कहता है कि ए या आ के अलावा जो 9 स्वर पीछे रह गए उनमें से कोई भी स्वर के साथ अगर कै, ख, पै, फै का योग हो रहा है तो ये विसर्ग का क्या बन जाएगा, मूर्धन्य शकार बन जाएगा, मूर्धन्य शकार बन जाएगा। अब हम इसे जोड़ेंगे, देखिए आ, बी में स्वर लग गया, वह में तो वह पूरा हो जाएगा, आवी, और विसर्ग के स्थान पे क्या आ जाएगा, शिकार आ जाएगा। कै में स्वर मिलाएंगे तो का हो जाएगा और र आ जाएगा, आविष्कार। समझ आ गया यहाँ तक आपको। क्या नियम कह रहा था कि ए और आ के अलावा कोई स्वर के साथ जब कै और कै, ख, पै, फै का योग हो तो वहां मूर्धन्य शकार का आगमन हो जाएगा, मूर्धन्य शकार का आगमन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट नियम पे। नेक्स्ट नियम क्या कहता है हमारा कि जैसे वो पहले वाला नियम क्या था हमारा कि ए या आ के अलावा अगर कोई स्वर है, और ये नियम उसी से ही रिलेटेड है, ये नियम उसी से ही रिलेटेड है। ये नियम कहता है कि ए और आ स्वर का हो जब योग हो, उसमें तो था कि ए या आ का नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई स्वर हो। और ये नियम कहता है ए या आ के साथ कै, ख, पै,
फै, इनका योग हो तो विसर्ग के स्थान पर कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। आपको ध्यान हो, जब मैंने ये स्टार्ट किया था संधि का, व्यंजन संधि में मैंने आपको बताए थे पारिभाषिक शब्द 4 बताए थे। कौन से? आदेश, आगम, तीसरा था लोप, चौथा था प्रकृति भाव। कौन सा था? प्रकृति भाव, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता। आदेश में हम लिखते हैं उसके स्थान पे इसमें आगम होता है नहीं का, और इसमें क्या होता है? लोप कर देते हैं, हटा देते हैं। तो इसमें क्या होगा? ए या आ के साथ कै, ख, पै, फै का जब योग होगा तो वहां पर कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने लिया यहाँ पे प्रातः काल, प्रातः काल। अक्सर हम इस जो ये शब्द है इसे हम ये समझ लेते हैं कि ये दो शब्द हैं, ये दो शब्द नहीं है, ये एक ही शब्द है। ध्यान रखिएगा, विसर्ग के ऊपर कभी भी लाइन नहीं आती है। अब हम इसका विच्छेद करें तो क्या बनेगा? प्रातः योग काल। क्या बनेगा? प्रातः योग काल बन जाएगा। अब देखिए, अगर हम इसे अलग अलग करें, हमें क्या चाहिए? पहले का अंतिम और दूसरे का पहला। तो हम इसे लिखेंगे प्रा योग, तय में से स्वर निकाल दिया, तय में स्वर है ए, ठीक है, ए के साथ ये विसर्ग। उसके बाद कै में से भी स्वर निकाल दिया, और आ और ले। हमारा नियम क्या कहता है कि ए या आ के साथ जब कै, ख, पै, फै का योग होता है तो कोई बदलाव नहीं होता। ये वही नियम बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा, हम इसे वैसे के वैसे ही लिख देंगे, प्रातः काल, प्रातः काल। जैसे हम लिखते हैं, हम अक्सर कह देते हैं मनोकामना, मनोकामना नहीं होता, वो क्या होता है? मनः कामना। जैसे अधोपतन नहीं होता, वो होता है अधपतन, अधः पतन। एक और बताऊं, जैसे पेय पान, पेय पान, ये क्या है? ये प्रकृति भाव के है। जैसे है रजकण, क्या है शब्द? रजकण। ये किसके उदाहरण है? ये है प्रकृति, ये जो नियम हमारा है ये सारे के सारे प्रकृति भाव की संधि में हो रही है। अब पहले तो हमने किया था ए घोष के साथ, ए घोष के साथ किया था। अब जो हम नियम करेंगे उसमें हम क्या करेंगे? स घोष वर्णों का योग करेंगे। इसका योग करेंगे स घोष वर्णों का। तो ये नियम हमारा कहता है, जो नेक्स्ट नियम है, ये नियम कहता है हमारा कि ए के साथ, ए के साथ ये स्वर ए है, ठीक है, ए के साथ ए के अलावा कोई स्वर है, ए के अलावा, ए के अलावा। अब देखिए स्वरों की संख्या कितनी है? 11। ए निकाल दिया, पीछे कितने बच गए? 10। कि ए के साथ ए छोड़कर उसके अलावा किसी भी स्वर का योग होगा तो वहां पर क्या होगा? इस विसर्ग का, ये जो विसर्ग है इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। ध्यान दीजिए, नियम क्या कह रहा है कि ए के साथ ए के अलावा कोई स्वर का अगर योग हो रहा है, ए के अलावा स्वर, ठीक है, योग हो रहा है, तो ये जो विसर्ग होगा ये क्या हो जाएगा? ये लुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा, जैसे एग्जाम्पल ले रही हूं मैं, अतैव, अतैव,
यही है। अब हम इसका संधि करें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अतः योग एव। ये देखिए यहाँ पर तय में कौन सा स्वर है, ए है। जैसे हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, ए योग तय योग ए योग विसर्ग, ये ए और ये व। आ गया, ए के साथ ए का योग हो रहा है, तो ये विसर्ग क्या हो जाएगा, यहाँ पे लुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, ये लोप हो जाएगा। तो हम इसे लिख देंगे अब अतैव। अतैव, समझ आ गई यहाँ तक। अब देखिए, अब आता है हमारा नेक्स्ट नियम। वो क्या कहता है, अगला नियम कहता है हमारा कि ए के साथ ए का, ए के साथ ए स्वर और सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन का योग होगा। तो देखिए हमारा नियम है, ए विसर्ग के साथ स्वर ए और जितने भी सघोष हैं, सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन है, ठीक है। ये कितने हैं, ये हैं 20 स्वर छोड़ के, ठीक है। ए हमने ले लिया, पहले वाले नियम में ए छोड़ा था, इसमें हमने ए लिया है, ठीक है। अब ये कहता है कि अगर ए हो या सघोष व्यंजन में से कोई और हो तो इस विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। और ये जो ए और ऊ मिलकर, ए और ऊ मिलकर क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। जैसे जैसे मैंने लिखा पयोद, क्या लिखा, पयोद। इसकी अगर संधि करें तो कैसे होगी, पय, पय है योग द, ठीक है। अब देखिए नियम हमारा था कि ए के साथ ए या कोई भी सघोष व्यंजन है, ठीक है, सघोष व्यंजन है तो विसर्ग उ में बदल जाएगा और ए और उ का जब योग होगा तो ओ हो जाएगा, तो ओ हो जाएगा। अब देखिए, अब हमने लिख दिया यहाँ पे पै, ठीक है, यह में से स्वर निकाल दिया हमने, फिर आ गया ए के साथ विसर्ग और ठीक उसी तरह यहाँ पे क्या है, द। अब इसका हम क्या बना देंगे, उ बना देंगे और उ क्या बना देंगे, उ बना देंगे। ए और उ का योग होगा तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा और ओ को हम यह में जोड़ेंगे तो यह पूरा हो जाएगा पयोद। क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा पयोद। जैसे शब्द है मनोयोग, मनोयोग, इसका अगर विच्छेद करें तो क्या होगा, मन है योग। जैसे एक शब्द लिया मैंने नभो मंडल, नभो मंडल, तो इसका विच्छेद कैसे होगा, नभः योग मंडल। समझ आ गया। बस ये आपको तभी समझ आएंगे जब आप इनसे रिलेटेड ज्यादा, जितने ज्यादा हो सके उतने एग्जाम्पल करेंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट नियम। ये नियम कहता है हमारा कि ए के अलावा स्वर हो। क्या कहता है ये नियम, ये कहता है कि ए के अलावा, ए के अलावा 11 स्वर हैं, 11 स्वर में ए को छोड़कर, ए के अलावा स्वर, ठीक है, ए के अलावा स्वर हैं और उनके साथ कितने, ए के अलावा 10 स्वर, उनके साथ विसर्ग और फिर सघोष वर्ण, सघोष वर्ण का योग हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को, इस ये जो विसर्ग है इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, र आ जाएगा। क्या आ जाएगा, र आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ए के अलावा कोई स्वर के साथ जब सघोष वर्ण का योग होगा तो विसर्ग के स्थान पर
रे का आगमन हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा निराशा, क्या लिखा? निराशा। क्या है? निराशा शब्द है ये हमारा, ठीक है। अब हम इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? नि है योग आशा, नि है योग आशा। समझ आ गई यहां तक? अब ये देखिए यहां पर स्वर कौन सा है? लघु ई है। जैसे न में से हम स्वर निकाल दें, लघु ई के साथ स्वर आ योग शा, ये हो रहा है। तो इस विसर्ग के स्थान पे हम किसका आगमन करेंगे? रे का आगमन कर देंगे, रे का आगमन कर देंगे। ये आ गया। अब न में हम ई जोड़ दिया तो नी, रे में स्वर आ गया तो रा और शा, बन गया निराशा। समझ आ गई यहां तक? जैसे शब्द है निर्धन, शब्द है हमारा निर्धन, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? नि है योग धन। और शब्द लें, जैसे जो शब्द लगभग सभी का गलत आता है और ये ज्यादातर शब्द आपको पता है शब्द शुद्धि में पूछा जाता है, शब्द है आशीर्वाद, 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 ठीक है। शब्द क्या है हमारा? आशीर्वाद। अब इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? आशी, आशी है योग वाद, आशी है योग वाद। यहां तक समझ आ गया आपको? जैसे और हम लिखें तो जैसे निरक्षर शब्द है, ये भी इसी में आएगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट नियम। ये नियम कहता है, लास्ट नियम है ये इस संधि का। ये नियम हमारा कहता है कि ई उ स्वर के साथ, ई उ स्वर के साथ जब रे वर्ण का योग होता है, स्वर कौन सा है हमारा? लघु ई और लघु उ, इनके साथ रे वर्ण का योग हो, रे वर्ण का योग हो। रटने की जरूरत नहीं है, बस समझिए और प्रैक्टिस कीजिए, बस आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने बिल्कुल आपको हर एक चीज समझाई है संधि में। अगर आप जैसा मैंने करवाया वैसा करते हो तो आपका संधि से रिलेटेड क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ कहती हूँ गलत नहीं होगा। और जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर कीजिए। तो हमारा ये नियम है लास्ट इसका, विसर्ग संधि का। ये क्या कहता है कि ई उ, लघु ई उ के साथ अगर रै वर्ण का योग होता है तो ये जो लघु ई और लघु उ हैं ये किस में बदल जाएंगे? दीर्घ ई और दीर्घ उ में बदल जाएंगे, दीर्घ उ में बदल जाएंगे। और ये जो रे है इसकी विसर्ग की जगह पे किसका आगमन होगा? रे का। क्या आ जाएगा? रे का। और उसके बाद ये जो रे है, रे का योग हो रहा है, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इस रे का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, जैसे निरोग, निरोग ये शब्द है, हम इसका संधि करें तो क्या बनती है? निरोग, नि है प्लस रोग, ठीक है। अब देखिए ये मैंने कर दिया, इसमें क्या है? लघु ई है। क्या है? न में से जैसे मैंने स्वर निकाल दिया, लघु ई है और इसके स्थान पर क्या आएगा? रे आ जाएगा और रे के साथ इसका योग हो रहा है। तो हमारा नियम कहता है कि इस रे का तो क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। और ये जो लघु ई है ये किस में बदल जाएगी? दीर्घ में बदल जाएगी। तो दीर्घ में बदलेगी तो क्या बन जाएगा? निरोग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? निरोग बन जाएगा। ठीक इसी तरह जैसे मैंने लिखा नीरज,
नीरज। इसका हम विच्छेद करें तो क्या बनता है? नि है योग रज, नि है योग रज। जैसे दूरस, दुह योग रस। ठीक है, इसका क्या बन जाएगा? दूरस, सॉरी दूरस। ठीक है, यहां तक समझ आ गया आपको? अब इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई नियम या कोई जो मैंने एग्जाम्पल करवाया वो समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसको और अच्छे से कराऊंगी। तो ये थी आज हमारी संधि, यहाँ पर होती है कंप्लीट। एक और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ जो संधि के जो अपवाद होते हैं उस पे हम डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो